आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे हम पहली प्रश्नावली संख्या पत्ती के बारे में। संख्या पत्ती, अब तक की हम जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ के आए हैं उन सभी संख्याओं का अध्ययन इस प्रश्नावली के अंदर करेंगे। संख्या पत्ती को हम दो भागों में बांटते हैं। संख्या पत्ती को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है हमारा वास्तविक संख्याएं। दूसरा भाग है हमारा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्याएं के अंदर वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में। अब इस पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है हमारा धनात्मक पूर्णांक। अब इस धनात्मक पूर्णांक को एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शून्य, जिसे हम कहते हैं 0, और दूसरा भाग है प्राकृत संख्या। देखिए, हम संख्या पत्ती को दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं 9th और 10th क्लास में पढ़ी जाएगी, यानी कि 9th और 10th में हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक तो भिन्न के रूप में और एक पूर्णांक के रूप में। और पूर्णांक को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को एक नया नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, एक तो शून्य और एक प्राकृत संख्या के बारे में। अब इन्हीं संख्याओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। पहली हमारी संख्या है प्राकृत संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसे हम सामान्यतः कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या यानी कि जो हमारी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारी कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक चलती है, या हम कह सकते हैं n तक चलती है। जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? n पर खत्म होती है। तो ये सारी संख्या हमारी प्राकृत संख्या के अंदर आती है। सेकंड हमारी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं वोल्स नंबर।
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसको समानतः हम W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 n तक ये भी होती है। यानी पूर्ण संख्या हमें बस ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अब तीसरी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी संख्या कौन सी है? हमारी पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं हम इंटीजर। पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर। समानतः हम इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारी पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम अभी फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ा था कि इसमें एक तो 0 आता है, ठीक है, और एक क्या आएगी? जितनी भी पूर्ण संख्या आएगी वो सारी की सारी इसके अंदर आएगी, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होगी वो भी इसी के अंदर आएगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 यहाँ तक चलती जाएगी संख्या अंत तक। और यहाँ देखिए -1, -2, -3 और ये संख्या भी हमारी चलती जाएगी। तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाएगी। अब देखिए इसमें इसको एक नया नाम दिया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और इनको क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। इन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है और इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब हम अगली संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगली संख्या क्या है? हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को प्राय Q से व्यक्त करते हैं। यदि इंग्लिश में इसका नाम देखें तो हमारा इंग्लिश में इसका नाम होता है रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के अंदर। तो उसमें दो संख्याएं थी, एक तो था भिन्न और दूसरी संख्या क्या थी? जितनी भी पूर्णांक है वो सारी परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो भिन्न वाली संख्या कौन सी होती है? जैसे 1/2, 3/4 ये सारी भिन्न के अंदर आती है। यानी कि इसके अंदर ये संख्या आएंगी 0, ठीक है, 1/2, 3/4, 1, 2 डैश डैश। और यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 1/2, माइनस का 3/4, माइनस का 1, माइनस का 5/4 और 2। यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर बटे वाली संख्याएं भी आएगी और पूर्णांक भी आएगा। तो ये सारी संख्याएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? एक परिमेय संख्या का निर्माण करेगी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को, जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि P/Q के रूप में जैसे -2 आएगा तो इसको हम क्या परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? -2 को हम एक परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे? -2/1, यानी कि इसको हमने P/Q यानी भिन्न वाले रूप के अंदर जिनको लिख सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी इस Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए 1 ऊपर है, यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या होता है? अनंत होता है। 1/0 अनंत होता है, जो हमारा परिभाषित मान नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं आना चाहिए। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं किसके अंदर आएगी, हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएगी। इसके उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम समझेंगे। √2, √3, √5, √15, इसी प्रकार से √23 डैश डैश। हम और भी कह सकते हैं जैसे पाई और 0.101001030 डैश डैश डैश। इस प्रकार की संख्याएं जो चलती रहती है, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और अपरिमेय संख्याएं क्यों कहलाती है, इसका भी कारण है। जैसे यदि √2 का मान निकालें, √2 का यदि मान निकालें तो ये 1.414 ऐसे आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पॉइंट आएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4। अब हमें क्या पता है कि कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं तो अनंत तक चल रही है, तो इसलिए हम इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कितनी जीरो लगाएं कितनी जीरो ना लगाएं। ठीक है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। यानी अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में, बटे वाली संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कंप्लीट होगी। अब देखिए ये पाई, इस पाई के ऊपर थोड़ा समझते हैं। जो पाई का मान है वो हम पढ़ चुके हैं 22/7, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो पाई है वो तो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन 22/7 हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी 22/7 परिमेय संख्या में आएगा, जबकि पाई क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसा इस कारण क्योंकि जो पाई का मान होता है, पाई का ओरिजिनल मान होता है 3.14। ठीक है, और 22/7 का जो मान निकलता है ना, वो इसके क्या होता है, समतुल्य होता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, पाई की जगह हम कई बार 22/7 भी मान लेते हैं, लेकिन 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन पाई जो होगा वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो हम अभी तक सारी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी जो आखिरी संख्या पड़ी है वो कौन सी है, वास्तविक संख्या, जो सारी संख्याओं का मिक्सचर रूप है। ठीक है, यानी कि 5 संख्याओं के बारे में हमने जो अध्ययन किया है, वो सारी संख्याएं मिलकर एक नई संख्या का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, इसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। अब परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है वो भी हमको पता है। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक आते हैं, और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि वो भी इसके अंदर आएगा। पूर्णांक के बाद हमारी कौन संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, यानी कि वो भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या के पहले क्या आती है, हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि जितनी की जितनी संख्या है वो सारी की सारी किसमें आती है, हमारी वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो ये हमारा टॉपिक है, यानी कि पहला फर्स्ट प्रश्नावली है जो हमारी पत्ती को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम वास्तविक संख्याओं को लेके आगे सवाल करेंगे, जो आपके सवाल हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, अपने उत्तर का क्या करना है, हमें एक कारण देना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पहला सवाल है हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या बोला है इसने, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में। जो पूर्ण संख्या होगी वो एक प्राकृत संख्या होगी, ऐसा पूछा है इसने अपने से। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2
3 डैश 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 अनंत तक चलती रहती है। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। अब देखिए इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जो भी ये संख्याएं हैं ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। चलिए, एक तो हमारी प्राकृत संख्या है, कह सकते हैं, 2 भी हमारी प्राकृत संख्या है, 3 भी हमारा प्राकृत संख्या है, लेकिन जीरो एकमात्र एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य, क्योंकि जीरो एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ये हमारा पहले प्रश्न का क्या हो गया? हल हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें सबसे पहले पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और बीच में क्या आता है? जीरो आता है। 0 1 2 3 डैश, ये धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ये चलती रहती है, यानी पूर्णांक ये संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी बटे वाली संख्या, जैसे 1/2 2 0 1, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी संख्या कह सकते हैं। और यहाँ कह दें हम -1 -2, ठीक है, ऐसी संख्या, इसको लाइन वाइज लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 0 1/2 1 2 डैश डैश डैश। इसने क्या कहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि जितनी भी पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसे चेक करते हैं हम? जैसे -3 उठाया, -3, क्या इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे 1 लगाया तो क्या हो गया? ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, क्योंकि -3/1 भी क्या कहलाएगा? -3 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक है सारे की सारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और हम परिमेय संख्या का जब हमने उदाहरण लिया था उसमें हमने ये भी कहा था कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें सारे के सारे क्या आते हैं? पूर्णांक शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब हम करेंगे हमारा तीसरा एग्जाम्पल। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यानी कि जो अभी हमने सेकंड सवाल किया था जस्ट उसका उल्टा ही है, बस और कुछ नहीं है इसमें। परिमेय संख्या, अब देखिए हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? एक पूर्णांक से मिलकर बनी होती है। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्या जो भी होगी वो एक पूर्णांक होती है। अब देखिए परिमेय संख्या के अंदर 1/2 भी आता है, 3/4 भी आता है ना। 1/2 भी आता है, 3/4 भी आता है। तो हम क्या 1/2 को एक पूर्णांक कह सकते हैं? क्योंकि पूर्णांक हमारा क्या होता है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, -1, -2, -3। पूर्णांक के अंदर कोई भी बटे वाली संख्या नहीं आती है। अतः हम कह सकते हैं ये कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि परिमेय संख्या बटे वाली संख्या भी होती है जबकि पूर्णांक बटे वाली संख्या नहीं होती है। इस कारण ये कथन असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्याओं में भिन्न वाली संख्याएं भी आती है जो पूर्णांक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम 8वीं क्लास में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, a+b/2। a+b/2 इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास के अंदर। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 1 और 2। तो हम कह सकते हैं हमारा जो a है वो कितना हो गया, a का मान तो 1 हो गया और b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन इससे तो केवल एक संख्या निकलेगी, हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 संख्या निकालनी। तो देखिए कैसे 5 संख्या निकालते हैं। पहले हम अपनी पहली संख्या निकालते हैं। पहली परिमेय इक्वल टू a की जगह हमारा क्या आएगा 1 प्लस b की जगह हमारा क्या आएगा 2/2। 1 + 2 = 3, 3/2। तो 3/2 क्या है, हमारी पहली संख्या है। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें a तो क्या मानना है, 1 ही मानना है। लेकिन अब b का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो देखिए हमारी दूसरी परिमेय संख्या इक्वल टू, देखिए a का मान तो क्या रखना है हमें 1, लेकिन b की जगह कितना आ गया 3/2। और इन दोनों के बटे में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम इसको हल करके किससे गुणा करा देंगे, 1/2 से गुणा करा देंगे। तो देखिए कैसे हल करना है इसको। इसके नीचे 1 लगाया, लघुत्तम कितना आया हमारा 2 आया। 1 के पाड़े में 2 कहाँ तक आएगा, 2 पर आएगा। 2 का 1 से गुणा होएगा तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। प्लस 2 के पाड़े में 2 कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा में 1/2 इक्वल टू 2 + 3
5/2 गुणा में 1/2 इक्वल टू 5/4। तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल गई? दूसरी परिमेय संख्या इक्वल टू 5/4। हमारी दूसरी संख्या निकल गई 5/4। अब देखिए हमारी तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, ए का मान तो हमें क्या लेना है 1, और बी का मान कितना निकला हमारा 5/4। इसको हमें किससे और गुणा कराना है 1/2 से। 1/2 से इसलिए गुणा करा रहे हैं क्योंकि इसके बटे में कितना है 2 है, क्योंकि जो भी संख्या ऊपर वाली है उसका क्या करना है आधा, यानी कि आधा से हम केवल गुणा कराएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बटे में क्या लगा देंगे 1, लघुत्तम कितना आएगा हमारा 4। 1 के पड़े में 4 कहाँ तक आएगा 4 पर, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 4 के पड़े में 4 कहाँ तक आएगा 1 पर, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा में 1/2 इक्वल टू 5 और 4 कितने हो गए 9, 9/4 गुणा में 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 9/8। तो हमारी तीसरी संख्या क्या निकल गई 9/8। अब हम निकालेंगे अपनी चौथी संख्या, चौथी परिमेय संख्या। इक्वल टू ए का मान तो कितना है हमारा 1 है, लेकिन बी का मान अब हमारा कितना है 9/8। इसको किससे और गुणा करना है हमें 1/2 से और गुणा करना है। तो इसके नीचे क्या लगा लिया हमने 1, लघुत्तम कितना है हमारा 8। 1 के पड़े में 8, 8 पर आएगा 8 प्लस 8 से 8 कट गया कितना आया 1, 1 का 9 से गुणा कराया तो कितना आ गया 9 गुणा में 1/2। 8 और 9 कितना हो गया 17, 17/8 गुणा में 1/2 इक्वल टू 17/16। तो हमारी जो चौथी संख्या निकली है 17/16। अब हम निकालते हैं हमारी पांचवी संख्या। पांचवी संख्या इक्वल टू ए का मान तो 1 और बी का मान 17/16। इसको किससे गुणा कराना है 1/2 से गुणा कराना है। इसके बटे में 1 लगाया, लघुत्तम कितना आया 16। 1 के पड़े में 16 कहाँ तक आएगा 16 पर आएगा, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा, प्लस 16 के पड़े में 16 कितने पर आता है 1 पर आता है, 1 का 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 गुणा में 1/2। लघुत्तम 16 ही है, ठीक है। 16 और 17 कितने हो गए हमारे 33 को किससे गुणा करना है 1/2 से, यानी कि 33 एकम 33, 16 दूनी 32। तो हमारी पांचवी संख्या भी क्या निकल गई 33/32। इस प्रकार हमारी 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है। पहली संख्या निकली थी हमारी 3/2, दूसरी संख्या 5/4, तीसरी संख्या 9/8, अगली संख्या 17/16 और अगली संख्या 33/32। देखिए इस सवाल को यदि हम इस तरीके से करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग मेथड रहता है। इसका एक सेकंड मेथड और है, उसको ढंग से समझ लीजिए, वो उससे सवाल क्या हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। सवाल को हम सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड थोड़ा इजी है हमारा। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1 और 2 को पहले हम संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके बीच में हमें 5 बिंदु बना लेने, 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, 5 बिंदु बना लिए हमने। अब देखिए 1 से लेकर 2 तक इस रेखाखंड को इन 5 बिंदुओं ने कितने भागों में बांट दिया, पहले वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2
3, 4, 5 और 6, यानी कि इन 5 बिंदुओं ने इस पूरे रेखाखंड को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। तो हमें क्या करना है, इस एक को जो भी जितने भी भाग हमारे आएंगे उनसे गुणा भी करना है और भाग भी करना है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से यहाँ 2 को 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 6 एकम 6, इसके नीचे 1 लगा लो तो 6 एकम 6, यानी ये संख्या क्या बन गई हमारी? 6/6। 6/6 कट के क्या बनेगा हमारा? 1। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 बटे में क्या हो गया? 6 हो गया। 6 से 12 को काटेंगे कितने पर आएगा? 2 पर आएगा, तो वो 2 है पहले से, यानी संख्या में कुछ भी चेंज नहीं है। जो संख्या दी हुई थी हमने वही संख्या रखी है। लेकिन देखिए हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 6/6, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 12/6। तो गिनती स्टार्ट कर देनी है बस। 6 के बाद क्या आता है? 7/6। अगला क्या आता है? 8/6। अगली संख्या 9/6। अगली संख्या 10/6। अगली संख्या 11/6 और अगली संख्या 12/6। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी 5 परिमेय संख्या क्रमशः 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। अब ये जितने भी मान होंगे वो सारे 1 और 2 के बीच में आते हैं। हम चेक कर लेते हैं एक मान को कि हमारा वाकई 1 और 2 के बीच में मान है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस 6 का 7 से भाग करते हैं तो 6 का आएगा बाहर, 7 का जाएगा अंदर जाएगा। 6 एकम 6, कितना बच गया? 1, पॉइंट लगाया 0। 6 एकम 6, कितना बच गया? 4। ठीक है, जैसे 1.1, जो 1.1 है वो 1 और 2 के बीच में आता है, यानी कि 7/6 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। और कोई मान उठाते हैं, हम चेक करते हैं, जैसे 11/6। 6 कहाँ जाएगा हमारा? बाहर। 11 कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बच गया? 5, पॉइंट लगाया 0। 42, 6 8 48, कितना रह गया हमारा? 2 रह गया। तो देखिए 1.8 जो आया है हमारा वो 1 और 2 के बीच में है। तो इस तरीके से हमने अपनी 5 परिमेय संख्या निकाली है। तो ये सेकंड मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।